शहर के बीचों बीच एक शांत और हरे भरे मोहल्ले में हरिहर प्रसाद और उनकी पत्नी शारदा देवी रहते थे। हरिहर जी ने जीवन भर सरकारी नौकरी की थी और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक सुंदर सा 2 मंजिला मकान बनवाया था। यही मकान उनकी पूरी दुनिया थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा मनोज और बेटी संध्या। मनोज अपनी पत्नी के साथ विदेश में सेटल हो गया था, लेकिन वह नियमित रूप से अपने माता पिता को फ़ोन करता और उनकी आर्थिक मदद भी करता था। वही बेटी संध्या शहर में ही रहती थी। संध्या का व्यवहार अपने माता पिता के प्रति हमेशा से ही थोड़ा स्वार्थपूर्ण रहा था। वह केवल तब आती जब उसे कोई काम होता या जब पैसे की ज़रूरत होती। हरिहर जी और शारदा देवी वृद्धावस्था के चलते अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और उन्हें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। एक दिन संध्या अपने पति विनोद के साथ माता पिता के घर आई। उसने घर आते ही शारदा देवी के पैर छुए और हरिहर जी को पानी पिलाया। उसका व्यवहार अचानक इतना विनम्र और प्रेमपूर्ण हो गया था कि हरिहर जी और शारदा देवी दोनों चौंक गए। माँ, पापा, आप दोनों इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? आप लोगों को हमारी कितनी ज़रूरत है? संध्या ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा। मनोज तो दूर है, लेकिन हम तो यहीं हैं। हमने फैसला किया है कि हम यह किराए का घर छोड़ देंगे और यहीं आपके साथ रहेंगे। शारदा देवी का मन पुत्री मोह से भर गया। अरे वाह, अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हमें कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हरिहर जी, जो दुनियादारी ज़्यादा समझते थे, उन्होंने अपनी बेटी को इस अचानक बदले व्यवहार पर संदेह किया। उन्हें पिछली बार की बातें याद थी जब संध्या ने उससे अपनी बेटी के स्कूल के लिए मोटी रकम मांगी थी और मना करने पर महीनों मुंह नहीं दिखाया था। संध्या, तुम अचानक यह क्यों कह रही हो? तुम्हें तो हमारा यह पुराना घर कभी पसंद नहीं आता था। हरिहर जी ने धीमे से पूछा। पापा, अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। घर छोटा या बड़ा, अपनों के साथ रहना ही सबसे बड़ी बात है, संध्या ने मीठी आवाज़ में कहा। आखिरकार माता पिता की सेवा करने के वादे के साथ संध्या और विनोद उसी घर के ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए। शुरू में सब कुछ ठीक रहा। संध्या सुबह उठकर माता पिता के लिए चाय बनाती, दवाई देती और विनोद भी कभी कभी छोटा मोटा काम कर देता था। शारदा देवी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी उनकी सेवा कर रही है, पर हरिहर जी की आंखें खुली थी। एक दिन हरिहर जी ने सुना कि संध्या फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ, चिंता मत कर, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। बस एक बार पापा से उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवा लूँ। वह बूढ़े हो गए हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर यह घर हमारा और हम उसे बेचकर एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। यह सुनकर हरिहर जी का खून खौल गया। उन्हें समझ आया कि बेटी का सारा प्यार एक साजिश का हिस्सा था। वह घर पर कब्जा करना चाहती थी। अगले दिन संध्या कुछ वकीली कागजात लेकर आई। पापा, आप इतने कमज़ोर हो गए हैं, कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो बैंक या सरकारी काम कौन संभालेगा? ये कागजात हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के, जिससे मैं आपकी तरफ से बैंक के छोटे मोटे काम कर सकूंगी। आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। कामिनी जी की तरह शारदा देवी ने हरिहर जी को दस्तखत करने को कहा, लेकिन हरिहर जी ने बड़ी चतुराई से कहा, हाँ बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरी नज़र अब कमज़ोर हो गई है।
तुम यह कागजात मनोज को भेज दो, वह विदेश में बैठा बैठा ही इसे अटेस्ट करवा के भेज देगा। उसे कानून की अच्छी समझ है। यह सुनकर संध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानती थी कि मनोज कागजात देखते ही सारा खेल समझ जाएगा। संध्या को गुस्सा आ गया। उसने हार नहीं मानी। 2 दिन बाद जब हरिहर जी दवाई खाकर सो रहे थे तो संध्या ने चुपके से उनके कमरे से एक खाली चेकबुक चुरा ली। रात को जब हरिहर जी और शारदा देवी अपने कमरे में थे, संध्या ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा, आपने हमारा अपमान क्यों किया? हमें इस घर से निकाल क्यों रहे हैं? हम आपकी सेवा करने आए थे। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। संध्या ने उन्हें बताया कि उसके माता पिता उसे और विनोद को घर से निकाल रहे हैं और वह उनके खिलाफ है। उसने तुरंत पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस आई। हरिहर जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने कहा, सर, यह मेरा घर है। मेरे पापा मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं और मुझे बेदखल कर रहे हैं। उसने विनोद से कहा कि जल्दी से वह रजिस्ट्री पेपर लेकर आएं जो वे धोखे से हासिल करने वाले थे। विनोद, जो जानता था कि असली कागजात तो हरिहर जी के पास हैं, वह बंगले झांकने लगा। तभी हरिहर जी ने पुलिस से कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह मेरी बेटी है, लेकिन यह हम पर कब्जा करना चाहती है। आप मनोज को फ़ोन कीजिए। पुलिस ने हरिहर जी के कहने पर मनोज को वीडियो कॉल किया। मनोज ने विदेश से सीधे पुलिस को बताया, सर, वह घर केवल और केवल मेरे माता पिता का है और मैंने कुछ दिन पहले ही पापा के कहने पर उनके नाम की एक वसीयत बनवाई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि उनके बाद ही यह संपत्ति हम दोनों भाई बहन में बराबर बटेगी। इतना ही नहीं, मनोज ने एक और बात बताई जिसने किस्मत की करवट बदल दी। मनोज ने कहा, सर, पापा की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट पर भी ध्यान दीजिए। पापा ने अपने सभी अकाउंट को अपनी और माँ की जॉइंट होल्डिंग से बदलकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दिया है, जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप तुरंत ट्रैक हो जाता है। अब पुलिस को संदेह हुआ। उन्होंने संध्या के कमरे की तलाशी ली। तलाशी में उन्हें हरिहर जी की गुम हुई चेकबुक मिली, जिस पर संध्या दस्तखत करने की योजना बना रही थी। साथ ही उन्होंने एक खाली पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म भी बरामद किया, जिस पर विनोद के दस्तखत थे, लेकिन हरिहर जी के नहीं थे। संध्या का झूठ सबके सामने आ गया। धोखाधड़ी की कोशिश और अपने माता पिता को धमकाने के इल्जाम में पुलिस ने संध्या और विनोद को हिरासत में ले लिया। संध्या ने अपने लालच में आकर माता पिता का विश्वास तोड़ा, लेकिन कानून के हस्तक्षेप और भाई मनोज की दूरदर्शिता और हरिहर जी की अपनी समझदारी के कारण वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकी। हरिहर जी और शारदा देवी को बहुत दुख हुआ कि उनकी अपनी बेटी ने उनके साथ ऐसा किया, पर उन्हें मनोज पर और अपनी बुद्धि पर गर्व हुआ। उन्होंने संध्या को पुलिस से छुड़ाया, लेकिन उसे घर से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी। कुछ ही हफ्तों में मनोज भी अपनी पत्नी के साथ भारत लौट आया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। उन्होंने महसूस किया कि स्वार्थ पर आधारित रिश्ता कभी टिक नहीं सकता और सच्चा प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। संध्या और विनोद को पुलिस हिरासत से रिहा हुए 3 महीने बीत चुके थे। हरिहर जी
और शारदा देवी ने उन पर कोई औपचारिक केस नहीं किया था, क्योंकि वह फिर भी उनकी बेटी थी। लेकिन उन्हें यह सख्त चेतावनी दी गई थी कि वे भविष्य में कभी भी अपने माता पिता की संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं डालेंगे, वरना जेल जाना तय था। रिहाई के बाद संध्या और विनोद ने शहर के एक बाहरी इलाके में किराए का एक छोटा सा मकान लिया। वे जानते थे कि अब मनोज और उसके माता पिता पूरी तरह से सचेत हो चुके थे। उन्हें न केवल अपनी संपत्ति गंवानी पड़ी, बल्कि समाज में उनकी बदनामी भी हुई। मनोज अब भारत लौटकर अपने माता पिता के साथ रह रहा था। उसने अपने काम को भी भारत से ही जारी रखने की व्यवस्था कर ली थी, ताकि बुढ़ापे में माता पिता अकेले न रहें। शारदा देवी और हरिहर जी अब पहली बार सच में खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन संध्या को यह सब रास नहीं आ रहा था। वह ईर्ष्या की आग में जल रही थी। देखो मनोज कितना अच्छा बन गया है। विदेश से आकर पापा मम्मी का सारा प्यार और सहारा ले लिया और हमें खाली हाथ छोड़ दिया। संध्या ने गुस्से में विनोद से कहा, शांत हो जाओ, अब सीधे रास्ते से कुछ नहीं होगा। पापा ने वसीयत बनवा ली है और सारे अकाउंट को इतना सुरक्षित कर दिया है कि अब चोरी करना असंभव है। विनोद ने निराशा से जवाब दिया। संध्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चालाक कानूनी सलाहकार से मुलाकात की। सलाहकार ने बताया कि बुजुर्ग माता पिता की जायदाद पर कब्जा करने का एक और तरीका हो सकता है, मानसिक अक्षमता सिद्ध करना। आपके पिता बुजुर्ग हैं। अगर आप कोर्ट में यह साबित कर दें कि वह मानसिक रूप से इतने असक्षम हो गए हैं कि अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन नहीं कर सकते, तो कोर्ट आपको उनका कानूनी अभिभावक नियुक्त कर सकता है। एक बार आप अभिभावक बन गई तो संपत्ति पर आपका नियंत्रण होगा, सलाहकार ने समझाया। यह सुनकर संध्या की आंखों में फिर से लालच की चमक आ गई। अगले कुछ हफ्तों में संध्या ने अपने माता पिता से मिलने के बहाने आना जाना शुरू किया। वह हर बार छोटी छोटी बातें नोट करती। हरिहर जी का चश्मा भूल जाना, दवाइयाँ आगे पीछे कर देना या कोई पुराना किस्सा दोबारा सुनाना। उसने चुपके से उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग की और कुछ झूठी मेडिकल रिपोर्टें भी तैयार करवा ली, जिसमें दिखाया गया कि हरिहर जी शुरुआती डिमेंशिया से पीड़ित थे। संध्या ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी कि उसके पिता हरिहर प्रसाद अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं और इसलिए उसे उत्तराधिकारी और अभिभावक घोषित कर दिया जाए। हरिहर जी और मनोज को कोर्ट से नोटिस मिला तो वे हतप्रस्त रह गए। इस बार तो संध्या ने सारी हदें पार कर दी। मनोज ने तुरंत कोर्ट में संध्या की याचिका का जवाब दाखिल किया। उसने अपने पिता के पक्ष में अटॉर्नी का काम करते हुए सभी सबूतों को इकट्ठा किया। वसीयत। मनोज ने कोर्ट में हरिहर जी की नई वसीयत पेश की, जो उन्होंने पिछले साल ही एक प्रतिष्ठित वकील के सामने बनवाई थी। वसीयत में उनकी मानसिक स्थिति को साबित करने के लिए डॉक्टर के हस्ताक्षर भी थे। बैंक रिकॉर्ड्स। उसने हरिहर जी के बैंक अकाउंट के लेन देन का पूरा रिकॉर्ड दिखाया, जो साबित करता था कि हरिहर जी खुद ही अपने अकाउंट का बेहतरीन प्रबंधन कर रहे थे और उन्होंने हाल ही में एक नया म्यूचुअल फंड खरीदा था, जो किसी मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण सबूत कानून की शक्ति
मनोज ने कोर्ट के सामने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत एक प्रति याचिका दाखिल की। मनोज ने तर्क दिया, अगर मेरी बहन वाकई मेरे पिता की इतनी चिंता करती तो उसने पिछली बार धोखाधड़ी क्यों की थी। वह सिर्फ संपत्ति चाहती है और इस कानून के तहत वह माता पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी से भाग रही है और अब लालच में उन्हें मानसिक रूप से असक्षम साबित करने की कोशिश कर रही है, जो कि कानून का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने सारे सबूतों और हरिहर जी के शांत तर्कपूर्ण बयानों को सुना। जज ने पाया कि हरिहर जी न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपनी कानूनी स्थिति को भी बखूबी समझते थे। जज ने संध्या की याचिका को खारिज कर दिया और उसे चेतावनी दी कि माता पिता को तंग करने की यह उसकी आखिरी कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में हरिहर जी के पक्ष में यह भी कहा कि अगर भविष्य में संध्या या विनोद अपने माता पिता के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या उत्पीड़न की कोशिश करते हैं तो उन्हें बिना किसी वारंट के सीधे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वे बार बार वही अपराध दोहरा रहे हैं। इस हार के बाद संध्या और विनोद का अहंकार और लालच पूरी तरह से टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि बुजुर्गों का संरक्षण करने वाला कानून उनके लालच से कहीं ज़्यादा मजबूत है। वे उस शहर से दूर चले गए और फिर कभी उन्होंने हरिहर जी और शारदा देवी से संपर्क नहीं किया। हरिहर जी और शारदा देवी अब शांति और सम्मान के साथ मनोज और उसकी पत्नी के साथ रहने लगे। उन्हें संतोष था कि उन्होंने जीवन भर जो ईमानदारी की कमाई की थी उसे लालच की आग से बचा लिया। उनका मानना था कि किस्मत की करवट चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, यदि आपकी नीयत साफ हो तो कानून और सत्य हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद संध्या और विनोद शहर छोड़कर एक छोटे कस्बे में चले गए। वे आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। कानूनी प्रक्रियाओं के कारण उनके पास जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वह भी खर्च हो गया था। पहले तो संध्या हर बात के लिए अपने माता पिता और भाई मनोज को कोसती रही, लेकिन धीरे धीरे जब गरीबी और बेबसी ने उन्हें घेरा तो उसके मन में पश्चाताप की भावना जागने लगी। उसने देखा कि उसके पति विनोद ने भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, जो पहले केवल धन के लोभ में उससे जुड़ा था। कस्बे में संध्या ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता था। एक शाम वह बिल्कुल अकेली बैठी थी और उसे अपनी माँ शारदा देवी की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने पिछली बार खाए धोखे से हस्ताक्षर लेने से पहले भी उसे चाय बनाकर पिलाई थी और उसकी हर गलती को पुत्री मोह में आकर माफ़ कर दिया था। उसे अपने बचपन के दिन याद आए जब वह बीमार पड़ती थी तो कैसे उसकी माँ रात भर जागकर उसके सिराहने बैठी रहती। इन यादों ने उसके दिल को भारी कर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने पैसे के लालच में असली खजाना माता पिता का प्यार खो दिया है। करीब 1 साल बाद एक दिन हिम्मत करके संध्या ने अपने पुराने घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया। उसका हाथ कांप रहा था। मनोज फ़ोन उठाया। हाँ, हेलो, संध्या की आवाज़ मुश्किल से निकली। कौन? मनोज ने रूखेपन से पूछा। मैं संध्या बोल रही हूँ। एक पल के लिए फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। मनोज को याद आया कि यह वही बहन है जिसने उसके माता पिता की ज़िंदगी को 2 बार
नरक बनाने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या चाहिए? कोर्ट ने तुम्हें दूर रहने को कहा था। मनोज ने सख्ती से कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मनोज, बस क्या मैं माँ से बात कर सकती हूँ 1 मिनट के लिए? संध्या की आवाज़ में अब वह पुरानी अकड़ या लालच नहीं बल्कि टूटन थी। मनोज ने झिझकते हुए फ़ोन शारदा देवी को दिया। माँ, इतना कहकर संध्या फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लालच में बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा। शारदा देवी, जो पिछले 1 साल से अपनी बेटी के लिए चिंतित थी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। चुप हो जा मेरी बच्ची, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे कैसे भुला सकती हूँ? शारदा देवी ने माँ की स्वाभाविक ममता से कहा। लेकिन तुमने जो किया उससे तुम्हारे पिताजी का दिल बहुत दुखा है। संध्या ने हिम्मत करके अगली बार हरिहर जी से बात करने की कोशिश की। पापा, हरिहर जी शांत थे। तुम्हें क्या चाहिए संध्या? उनकी आवाज़ में न गुस्सा था न प्यार, केवल उदासीनता थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मैं बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने आपको बहुत दुख दिया। हरिहर जी ने गहरी सांस ली और बोले, देखो संध्या, माफ़ी मांगना आसान है पर विश्वास तोड़ना उतना ही मुश्किल। तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, तुमने मेरी उस उम्मीद को तोड़ा कि मेरी बेटी मुझसे कभी स्वार्थ नहीं रखेगी। उन्होंने कठोरता से आगे कहा, मैंने तुम्हें कानूनी तौर पर माफ़ कर दिया है ताकि तुम्हें सज़ा ना मिले, लेकिन जो घाव तुमने मेरे और तुम्हारी माँ के दिल पर दिए हैं उन्हें भरने में शायद यह जीवन कम पड़ जाए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह अच्छी बात है। अब तुम अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जियो और कभी लालच के रास्ते मत आना। हरिहर जी ने धीरे से फ़ोन रख दिया। वह जानते थे कि संध्या को माफ़ी देना ही उनके लिए सबसे बड़ी शांति थी, लेकिन उसे घर में वापस लाना या उस पर दोबारा विश्वास करना अब उनके बस में नहीं था। संध्या को अपने पिता का कठोर सत्य समझ आया। उसे एहसास हुआ कि प्यार और विश्वास को संपत्ति की तरह तुरंत वापस नहीं पाया जा सकता। उसने अपने लालच और ईर्ष्या के पीछे छोड़कर उस छोटे कस्बे में एक सादा जीवन जीना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया और समाज सेवा के कुछ कार्यों में लग गई। इधर हरिहर जी, शारदा देवी और मनोज ने अपने जीवन को फिर से प्यार और सम्मान से भर दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को दान करने का फैसला किया ताकि भविष्य में कोई स्वार्थी संतान इसे हथिया न सके। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।